गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेंगे रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं और ये यूनिट 4 है और ये है रासायनिक बल गतिकी, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया करने की जो गति है ये रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए बी कोई रिएक्टेंट है या विकारक है और वो क्रिया करके प्रोडक्ट यानी CD बना रहा है। तो यहाँ पर चित्र में बताया गया है कि मान लीजिए आपका ए बी रिएक्टेंट है, अभिकारक है और वो CD में परिवर्तित हो रहा है। तो CD में परिवर्तित होता है तो यहाँ पर जो है आर्नियस का एक टक्कर सिद्धांत होता है और इसीलिए हम यहाँ पर आज का टॉपिक लिए हैं अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता तथा आर्नियस समीकरण। तो जिस प्रकार से जो बैरियर होता है रोड के इस पार और उस पार में एक अवरोध होता है, जब तक बैरियर हटता नहीं तब तक हम गाड़ी उधर नहीं ले जा सकते। तो उसी प्रकार से मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका एक पर्वत है, पहाड़ है, एक गांव इधर है और एक गांव इधर है, दो गांव है तो और कोई रास्ता नहीं है, तो इस गांव से इस गांव जाने के लिए ये आपको पहाड़ को चढ़कर जाना पड़ता है। तो पहाड़ को वही चढ़ पाएगा जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो अभिकारक होते हैं और क्रियाफल होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच में एक अवरोध होता है और उस अवरोध को हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इस प्रकार के जो सक्रियण ऊर्जा है उसको हम एक परिभाषा के रूप में दिए हैं, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा होता है जो प्रत्येक अणु, परमाणु या आयनों को प्राप्त करनी होती है ताकि वह ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। तो कुछ अणु के पास ऊर्जा कम होता है और ऐसे अणु को ऊर्जा दी जाती है, चाहे वो उसको गर्म करके या प्रकाश के माध्यम से या कोई भी माध्यम से जब उसको ऊर्जा दी जाती है और इसकी ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वो सक्रियण ऊर्जा को पार कर सकता है और उत्पाद बना सकता है। तो ये होता है सक्रियण ऊर्जा। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं सक्रियण ऊर्जा का न्यूनतम मात्रा है जो दहलीय ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को लेना पड़ता है और उस ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा और दहलीय ऊर्जा में संबंध होता है। सक्रियण ऊर्जा होता है बराबर दहलीय ऊर्जा माइनस परमाणु या अणु को में उपस्थित सामान्य अवस्था पर ऊर्जा की मात्रा। तो जैसे अभी बताया, मान लीजिए कि कोई भी अणु, परमाणु के पास ऊर्जा कम है और वो कम है, इस कारण से वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो हम उसको ऊर्जा देते हैं। तो जितना ऊर्जा देंगे वह ऊर्जा पाकर वो दहलीय ऊर्जा के बराबर पहुंच जाता है। तो उसको दी गई ऊर्जा, अतिरिक्त दी गई ऊर्जा को ही हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है दो अभिक्रियाएं हैं, एक है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम जानते हैं कोई पदार्थ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे होते हैं जब क्रिया करने के दौरान ऊष्मा को निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊर्जा है और ये रिएक्टेंट है, इसकी ऊर्जा देख रहे हैं कम है, इसकी ऊर्जा अधिक है। तो ये ऊर्जा को निकाला, इसलिए ऊर्जा में कमी हो गई और ऐसे ऊर्जा को हम ऊष्माक्षेपीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये भी और ये शीर्ष के बीच जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा जो है दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है अभिकारक के लिए हो सकता है, तो अभिकारक के लिए सक्रियण ऊर्जा आपका ये हो जाएगा और जो क्रियाफल के लिए सक्रियण ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अभिकारक है उसकी ऊर्जा कम है और जो क्रियाफल है उसकी ऊर्जा अधिक है। तो इसी प्रकार से ये इसका जो क्रियाफल का सक्रियण ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक है और इसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक है। तो आर्नियस ने क्या देखा
यदि हम किसी भी अभिक्रिया के ताप को यदि हम बढ़ाते हैं तो एक सामान्य अभिक्रिया के लिए हम ये देखते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया के ताप को हम 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसकी अभिक्रिया की जो गति है, जो उसका वेग स्थिरांक है, वो आपका 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, या अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और उसको हम एक सूत्र के रूप में या परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से ले सकते हैं, और ये हो जाएगा के टी प्लस 10 बटे के टी बराबर 2 से 3 गुना। देखिए यहाँ पर जो के है, और ये के कहलाता है वेग स्थिरांक। के टी जो है ये हम कह सकते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। मान लीजिए T जो है ये 300 सेंटीग्रेड ताप है, T बराबर 300 सेंटीग्रेड ताप है, तो T प्लस 10 ये आपका 310 सेंटीग्रेड हो जाएगा या केल्विन हो जाएगा। तो इसको केल्विन व्यक्त कर दें के केल्विन जो होता है एसआई मात्रक होती है ताप की। तो हम ये देखते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग यदि हम उस अभिक्रिया के ताप को 10 केल्विन बढ़ा दें, जैसे 30 था तो 310 कर दिए, 300 केल्विन था तो 310 केल्विन कर दिए, तो उस कंडीशन पर उसका अभिक्रिया का जो दर है या वेग है वह 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं एक समांगी गैसी अभिक्रियाओं पर हम अध्ययन करें और ताप परिवर्तन के लिए हम गणना करते हैं। तो ये हम लेंगे आर्नियस आर्नियस समीकरण या आर्नियस का टक्कर सिद्धांत से जो प्राप्त होता है, और ये जो मान है ये ताप पर निर्भर करता है। जैसे अभी मैं बताया ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, तो उस पर आर्नियस ने एक सिद्धांत दिया कि उनका जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक जिसको हम दर्शाते हैं के से, ये समानुपाती e पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पर EA जो है ये सक्रियण ऊर्जा है और R जो है ये कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक कहलाते हैं, और T जो है ये कहलाता है परम ताप होता है। अब यदि हम इसको समानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगा देंगे और ये हो जाएगा K बराबर A E माइनस EA बटे RT, और ये एक समीकरण प्राप्त हो गया जिसको हम नंबर दे सकते हैं A, जहां पर ये जो स्थिरांक A है उसको हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है जो अभिकारक के अणु जब आपस में टकराते हैं तो आपस में टकराते हैं तो उस टकराने पर जो प्रभावी टक्कर होता है, देखिए प्रभावी टक्कर और टक्कर में अंतर होता है। प्रभावी टक्कर का मतलब प्रभावी टक्कर होगा तभी उत्पाद बनेगा। जैसे हम प्रभावी टक्कर को समझने के लिए क्या करते हैं, मान लिया आपका ए और बी दो पदार्थ हैं, मान लीजिए ए के ये अणु हैं ए और बी के ये अणु हैं बी। अब क्रिया कर बनाएंगे ए बी, तो क्रिया कर बनाएंगे ए बी, तो जैसे देखिए ए है और ये बी है। यदि इस प्रकार से टकराएंगे ए और ये टकराएंगे बी से, तो ये प्रभावी टक्कर नहीं मानेगा। ये प्रभावी टक्कर तभी मानेंगे जब इसका ए से बी टकराएगा और इसका ए से बी टकराएगा।
ये प्रभावी टक्कर नहीं है, तो ये सही टक्कर नहीं है, सही टक्कर नहीं है। तो सही टक्कर क्या होगा, ये इस प्रकार से ले सकते हैं ए ए और ये बी बी। तो इस प्रकार से ये आपका सही टक्कर नहीं है ना, सही टक्कर नहीं है, गलत टक्कर है और ये सही टक्कर है। तब इस प्रकार से कोई अणु जब टकराएंगे तभी आपका उत्पाद बनेगा या क्रियाफल बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं टक्करों की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। इस प्रकार से जो टक्कर होते हैं अब देखिए इसको हम आगे ले। अब इसको हम क्या करते हैं, इस समीकरण को लॉगरिथम ले लें, लाग में ले लें। तो ये हो जाएगा लाग, इसको हम नेचुरल लाग में लेते हैं, नेचुरल लाग के बराबर नेचुरल लाग ए, क्योंकि यहाँ पर गुणक चिन्ह है तो यहाँ पर लाग में ये प्लस हो जाएगा, प्लस घात जो है सामने आ जाता है, तो ये घात है माइनस ई ए बटे आर टी, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ई, ये आपका नेचुरल लॉग ई। और ई का जो मान होता है वह 1 होता है, नेचुरल लॉग ई का मान 1 होता है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, नेचुरल लॉग के बराबर नेचुरल लॉग ए, ये सामने गुणा होगा माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ई ए बटे आर टी। अब जो है एक और नियम है, नेचुरल लॉग को लॉग बदलते हैं, तो ये लॉग में बदलेंगे, तो लॉग बदलेंगे 2.303 का इंटू करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो जाएगा 2.303, यह हो जाएगा log 10 के बराबर 2.303 log 10 a माइनस ई ए बटे आर टी। अब क्या करते हैं, इसको और सरल करने के लिए 2.30 का पूरे में भाग कर देते हैं ताकि कट जाएगा। तो भाग करेंगे तो हो जाएगा log 10 के बराबर log 10 a माइनस 1, ये आपका नीचे आ जाएगा 2.303, और ये लिख सकते हैं ई ए आर इंटू 1/t। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इसको हम नंबर दे देते हैं आपका दूसरा। अब देखिए क्या है कि ये जो समीकरण है, इसी समीकरण को हम कहते हैं आर्नियस का समीकरण। और ये जो आर्नियस का समीकरण है यह किसी रासायनिक अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता को दर्शाता है, और यहाँ पर जो टी है ताप है। और यदि हम इसको निर्देशांक ज्यामिति से तुलना करें तो निर्देशांक ज्यामिति के लिए जो सूत्र होता है y बराबर mx प्लस c। और ऐसा समीकरण के लिए जो ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है, जो यहाँ पर एक सरल रेखा ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। तो यदि हम इसे कंपेयर करें, इस समीकरण का ये सरल रेखा है, सरल रेखा का समीकरण है, इसे कंपेयर करें तो y की जगह में है आपका log 10 k। तो आपका ये जो एक्सिस है, दो एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये ढाल है। तो जो x एक्सिस है तो इससे कंपेयर करें यहाँ से, तो यहाँ पर x के जगह में है 1/t, और m जिसको हम बोलते हैं प्रवणता या ढाल, इसके जगह में है माइनस ई ए अपान 2.303 r। तो ये जो ढाल है ये हो जाएगा प्रवणता m बराबर माइनस ई ए बटे 2.303, ये हो जाएगा r। ये x से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा
1/t, और ये y से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा log 10k। अब देखिए यहाँ पर जो log a है ये कांस्टेंट राशि है, जैसे यहाँ पर c जो देख रहे हैं कांस्टेंट है, स्थिरांक है। और ये जो है मान को यदि हम अलग अलग तापों पर रखते हैं, अलग अलग तापों का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लिया आपका हम यदि जानना है कि जैसे 300 सेंटीग्रेड ताप या 300 केल्विन ताप पर जो क्रिया हो रहा है, 310 केल्विन ताप पर क्रिया हो रहा है, तो एक दूसरे से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, मान लो T1 ताप पर वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग स्थिरांक K1 है, तथा T2 ताप पर अभिक्रिया स्थिरांक जो है पूरा नहीं लिख रहा हूं, देखिए K2 को ले लेते हैं। ये T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 है और T2 ताप पर K2 है। अब इसका जो मान है हम यहाँ पर रखते हैं T1 ताप के लिए, तो हो जाएगा log 10 K1 बराबर K की जगह K1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, log 10 A माइनस EA अपान 2.303 R, ये कांस्टेंट है, और हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा T1, और ये समीकरण प्राप्त हो गया नंबर 3। अब इसी प्रकार यदि T2 ताप पर हम ले लें, तो T2 ताप पर ले तो उसका जो K1 का जो मान है K2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 10 K2 बराबर हो जाएगा log 10 A माइनस EA बटे 2.303 R गुणे 1/T2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब जो है समीकरण 3 और 4 जो है, हम ये देखते हैं ताप जो है T2 ज्यादा है, मान लिया आपका 310 केल्विन है और ये आपका 300 केल्विन है। तो यदि T2 बड़ा है इससे T1 से, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में समीकरण तो 3 को घटा देंगे, तो इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा log 10 K1 K2 माइनस log 10 K1 बराबर। अब देखिए घटाएंगे तो ये माइनस होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस EA बटे 2.303, ये हो जाएगा R, और ये होगा T2 माइनस T1, 1/T2 माइनस 1/T1। अब क्या करते हैं, इसका लघुत्तम ले लें, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा T1 T2, ये हो जाएगा माइनस EA बटे 2.303 R, और ये हो जाएगा T2 माइनस T2 T1, इसमें इसका गुणा होगा तो T1, इसमें इसका गुणा होगा तो हो जाएगा T2। अब यदि हम ये माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा log 10। अब ये है K2 अपान K1। देखिए जो लाग होता है उसका नियम है माइनस जो है नीचे आ जाएगा, तो K2 अपान हो जाएगा K1 बराबर ये हो जाएगा EA 2.303 R, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपान T1 T2। अब देखिए यहाँ पर
जो है ये माइनस को हम भीतर ले लेंगे तो ये आपका ये चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो समीकरण प्राप्त हो गया, ये समीकरण के द्वारा हम किसी भी ताप पर उस अभिक्रिया का हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ताप पर किस प्रकार से अभिक्रिया हो रहा है। और ये इस पर हम देखते हैं कि ताप को हम 10 केल्विन बढ़ा देते हैं तो इसमें कई ऐसे अभिक्रिया होती हैं जिस अभिक्रिया का जो मान होता है 3-4 गुना भी बढ़ जाता है, 5 गुना तक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए जो ताप की जो निर्भरता है, हम ये देखते हैं कि ताप में 10 केल्विन बढ़ा देने पर 2 से 5 गुना तक भी बढ़ सकता है। तो ये जो समीकरण है, इसी समीकरण को हम बोलते हैं आर्नियस समीकरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके साथ साथ ये आपका सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा पूछा जाता है, देहली ऊर्जा की परिभाषा पूछा जाता है और उसके संबंध पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थी जो है शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। और जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ इस ग्रुप में, वो सभी को ध्यान से समझेंगे और जानेंगे तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जिसको समझ में नहीं आता, जो समस्या है, वो नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।